हेलो गाइस, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कंपटीशन एक्ट 2002। तो आइए चलते हैं। स्टार्टिंग के जो 2-3 पेज हैं उसमें इनमें हिस्ट्री के बारे में लिखा हुआ है। इंस्टीट्यूट इसमें से कुछ भी नहीं पूछता। पहले 2 पेज आप छोड़ सकते हैं। हमारा चैप्टर शुरू होता है यहाँ से। देखो, सबसे पहले हमारे को पता होना चाहिए ये जो कंपटीशन एक्ट 2002 आया है, इसके पीछे ऑब्जेक्ट क्या था। The object behind the enactment of this act is clearly mentioned in the preamble, which provides that keeping in view of the economic development of the country for establishment of Competition Commission of India, जो इंडिया के अंदर हमारा कंपटीशन चल रहा था, उस कंपटीशन को संभालने के लिए ऊपर कोई अथॉरिटी की ज़रूरत थी हमारे को, ताकि कोई मिसयूज़ ना हो सके कंपटीशन का। तो सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्टिव था कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को लेके आना, एक अथॉरिटी को लेके आना। दूसरा कह रहा है टू प्रिवेंट प्रैक्टिसेस हैविंग एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन। हम ये चाहते थे कि ये जो प्रैक्टिसेस चल रही थी कंपटीशन के ऊपर एडवर्स इफेक्ट डालने वाली, इसको रोका जाए। टू प्रमोट और सस्टेन कंपटीशन इन मार्केट, हम कंपटीशन को मार्केट के अंदर प्रमोट करना चाहते थे। हम ये चाहते थे कि कंपटीशन बढ़े। अगर कंपटीशन नहीं होएगा ना तो दिक्कत थी। कंपटीशन की वजह से हमारे को कस्टमर को बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। अब मान लो कि अगर आपको कोचिंग लेनी है और उसका एक ही टीचर हो पूरे इंडिया में, तो वो कितना भी प्राइस चार्ज कर सकता है, चाहे उसमें क्वालिटी ना हो। लेकिन अगर कंपटीशन है तो हमारे को चीज़ सस्ती मिलती है। इसमें कस्टमर का बेनिफिट है। टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर के इंटरेस्ट के प्रोटेक्ट करने के लिए। टू एंश्योर फ्रीडम ऑफ ट्रेड, हम ये चाहते थे कि जो अगर कोई भी पर्सन है ना वो ट्रेड करना चाहता है तो उसमें किसी भी टाइप की रुकावट नहीं होनी चाहिए, रिस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए। हर बंदा फ्री हो कोई भी काम करने के लिए। ये हमारा ऑब्जेक्ट था। फॉर मैटर कनेक्टेड इंसिडेंटल, इससे रिलेटेड कंपटीशन से रिलेटेड कोई भी मैटर कनेक्टेड होगा तो हम, ये हमारा ऑब्जेक्टिव था इसके पीछे। तो पेपर के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट पूछ ले डायरेक्ट हम यहाँ से लिख देंगे देख के। 3 इसके ऑब्जेक्टिव दिए, आपको एडवांटेज दिए हुए हैं परफेक्ट कंपटीशन के। क्या था? एलोकेटिव एफिशिएंसी विच मेजर्स दैट इफेक्टिव एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसका पहला फ़ायदा ये है कि अगर परफेक्ट कंपटीशन है ना, परफेक्ट कंपटीशन का मतलब क्या होता है, जहाँ पर नंबर ऑफ बायर्स, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, फ्री एंट्री एग्जिट होती है, कोई रुकावट नहीं किसी टाइप की भी, तो वहाँ पे जो रिसोर्सेज है उसका इफेक्टिव एलोकेशन हो जाता है। प्रोडक्टिव एफिशिएंसी मेजर दैट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिनिमम होती है, और इनोवेटिव प्रैक्टिसेस होती हैं, इनोवेटिव प्रोडक्ट निकलते हैं, इनोवेटिव स्किल्स को बढ़ावा दिया जाता है। परफेक्ट कंपटीशन। हमारे यहाँ से इसकी कमेंसमेंट शुरू होती है प्रिलिमिनरी। ये जो एक्ट है वो कंपटीशन एक्ट 2002, इसका पूरा नाम है कंपटीशन एक्ट 2002, और ये एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया के ऊपर एप्लीकेबल है, जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में कुछ डेट्स दी हुई हैं जिस डेट पे ये एप्लीकेबल हो रहा है, कुछ सेक्शन वाइज बताए हुए हैं हमारे को। जैसे 31 मार्च 2003 को नोटिफिकेशन आई थी, ऐसे 19 जून 2003 को नोटिफिकेशन आई थी, ये वाले सेक्शन एप्लीकेबल होंगे। 20 मई 2009 को ये वाले नोटिफिकेशन एप्लीकेबल होंगे। तो सेक्शन वाइज एप्लीकेबल हुआ है, अभी पूरा एप्लीकेबल नहीं हुआ। दिस पार्ट कंटेन द टाइटल ऑफ द एक्ट, एक्सटेंट, डेट ऑफ द कमेंसमेंट। Jammu and Kashmir reorganized 2019. State of Jammu and Kashmir has been reorganized into Union Territory of Ladakh, Jammu Territory of Jammu Kashmir. डिफरेंट डेट दी हुई है सेक्शन ऑफ एक्ट नोटिफाइड होने वाली, ये भी हमारे को याद नहीं करती। अब हमारा मेन चैप्टर यहाँ से शुरू होता है। सबसे पहले हमारे को डेफिनेशन दी हुई है एक्विजिशन की। एक्विजिशन का मीनिंग क्या होगा? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तरीके से आप किसी के भी शेयर एक्वायर करो, वोटिंग राइट्स एक्वायर करो, या किसी का मैनेजमेंट के ऊपर कंट्रोल कर लो, तो उसको बोला जाएगा आपने उसको एक्वायर कर लिया। हमारे लिए जो टर्म्स है वो कम्बिनेशन सेक्शन 5 के अंदर आएगी, वहाँ पे यूज़ होएगी। और अगली डेफिनेशन आती है हमारे पास एग्रीमेंट। ये हमारी इंपॉर्टेंट है इस सेक्शन, ये वाली एग्रीमेंट की डेफिनेशन हमारे लिए इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है। एग्रीमेंट से हमारा क्वेश्चन आ सकता है पेपर के अंदर। एग्रीमेंट इंक्लूड्स एनी अरेंजमेंट या अंडरस्टैंडिंग या फिर एक्शन, चाहे वो लीगल इन्फोर्सेबल हो चाहे वो ना हो, चाहे वो ओरल हो चाहे वो राइटिंग के अंदर हो, एग्रीमेंट तो एग्रीमेंट ही है। तो उस एग्रीमेंट का आपने किसी के साथ भी एग्रीमेंट करा, कोई भी किसी भी टाइप से एग्रीमेंट करा, चाहे वो ओरल में है चाहे राइटिंग में है, चाहे वो लीगल इन्फोर्सेबल है चाहे वो लीगल इन्फोर्सेबल नहीं है, इस चैप्टर में उसको एग्रीमेंट बोला जाएगा। और नीचे दिया हुआ है कि ये जो एग्रीमेंट है ना, ये हमारे सेक्शन 3 में आएगा। सेक्शन 3 में हम आगे जाके पढ़ेंगे एंटी कम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स होते हैं, तो उसकी वो एग्रीमेंट्स की डेफिनेशन को याद करने के लिए, एंटी कम्पिटिटिव एग्रीमेंट पढ़ने के लिए हमारे को एग्रीमेंट पता होना चाहिए, एग्रीमेंट क्या होता है।
तो ये हम डिटेल में ही पढ़ेंगे सेक्शन 3। अब यहाँ पर बता रहे हैं एग्रीमेंट 2 टाइप के होते हैं, ये पूरा डिटेल में आएगा अपना। अभी अपने को सिर्फ एग्रीमेंट देखना है, एग्रीमेंट क्या होता था। ओरिएंटल होता है, एक वर्टिकल होता है, पूरा डिटेल में आएगा सेक्शन 3 में, पूरी डिटेल में देखेंगे इसको। अब आता है कार्टेल। कार्टेल भी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। कार्टेल का मतलब क्या होता है कि जब दो या दो से ज़्यादा कोई लोग मिल जाते हैं, जैसे मान लो कि एसोसिएशन ऑफ प्रोड्यूसर मिल गए, या कोई सेलर मिल गया, डिस्ट्रीब्यूटर मिल गया, ट्रेडर मिल गए, ये ना आपस में मिलके क्या कर देते हैं, लिमिट कर देते हैं या कंट्रोल करते हैं। अटेम्प्ट टू कंट्रोल द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स। इसमें सबसे बढ़िया एग्जांपल दिया जाता है सीमेंट कंपनी का। सीमेंट कंपनीज वाले ना बहुत सारे, बहुत टाइम पहले क्या हुआ था, सीमेंट कंपनी वाले सारे मिल गए थे और उन्होंने मिलके ना क्या कर दिया, प्राइस फिक्स कर दिया कि अपन ना सीमेंट का कट्टा इससे कम नहीं बेचेंगे, सारे एक रेट फिक्स कर दो। तो गवर्नमेंट को पता चल जाता है, क्योंकि सारे अगर मान लो प्रोड्यूसर हैं एक ही रेट पे सीमेंट बेच रहे हैं ना, तो कंपटीशन नहीं है, इसका मतलब पीछे कोई दिक्कत थी। तो वो पकड़े गए थे, फिर उनके ऊपर हैवी पेनल्टी लगा दी गई थी। तो कार्टेल यही होता है कि आप कई जने मिल जाते हैं, मान लो प्रोड्यूसर मिल सकते हैं, सेलर मिल सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाते हैं, ट्रेडर्स आपस में मिल जाते हैं। मिलके क्या करोगे, लिमिट करो या कंट्रोल करो या अटेम्प्ट टू कंट्रोल द प्रोडक्शन रोको, सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइस, इनसे रिलेटेड कोई भी आप मिलकर कोई भी ऐसी हरकत करते हो तो उसको कार्टेल बोला जाता है। और कार्टेल को तो कैंसर बोला जाता है ओपन मार्केट इकोनॉमी के लिए, कि अगर किसी ने कार्टेल क्रिएट कर दिया ना तो मार्केट का तो कैंसर हो गया वहाँ पे मार्केट को। अब कार्टेल इज सेड टू बी एग्जिस्ट व्हेन 2 और मोर एंटरप्राइजेज। कैसे पता चलेगा कार्टेल एग्जिस्ट करता है, जब 2 और मोर एंटरप्राइजेज एंटर इनटू एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट एग्रीमेंट करें, प्राइस को फिक्स कर दें, प्रोडक्शन लिमिट कर दें, मार्केट शेयर एलोकेट कर लें, भी इतनी मार्केट मेरी, इतनी मार्केट तेरी, ये वाला एरिया मेरा, ये वाला एरिया तेरा है, मैं तेरे एरिया में नहीं आऊँगा, तू मेरे एरिया में ना आइयो, इस टाइप से। या कोल्यूसिव बिडिंग कर लें। बिडिंग होती है जैसे कि आप अपने, जैसे मान लो बोली लगती हैं, तो वहाँ पर ना बोली लगने के गलत तरीके से बोली लगवाना। आपने क्या करा, बोली लगाने वाले को ही खरीद लिया सारों को। मान लो आपको पता था 20 जनों ने आना है, आपने 20 के 20 जने खरीद लिए कि बोली या तो लगाना ही मत या कम रेट लगाना, बस आप इससे ज़्यादा लगाना ही मत। अब 20 करोड़ रुपए की मान लो वो कोठी थी और आपने प्राइस 10 से शुरू हुई थी, तो किसी ने 11 से ऊपर बोलना ही नहीं है, इस टाइप से आपने कोई पहले से ही एग्रीमेंट कर लिया। ऐसा नहीं करना। टाइप ऑफ कार्टेल, कार्टेल 3 टाइप के होते हैं। पहला टाइप होता है इंटरनेशनल कार्टेल। इंटरनेशनल कार्टेल में क्या होता है, जब आपका जो कार्टेल आपने बनाया है ना वो एक से ज़्यादा कंट्रीज को इफेक्ट कर रहा है, तो उसको बोलते हैं इंटरनेशनल कार्टेल। When the cartel affects market of more than one country। दूसरा होता है इम्पोर्ट कार्टेल। इम्पोर्ट कार्टेल comprises enterprises get together for the purpose of import into country। कोई पर्टिकुलर इम्पोर्ट के लिए आपने किसी के साथ कार्टेल कर रहा है, पर्टिकुलर इम्पोर्ट के लिए, तो उसको इम्पोर्ट कार्टेल बोला जाता है। अब आपने इम्पोर्ट करा तो इंडिया के अंदर प्रोडक्ट आया ना, तो इंडिया की मार्केट को हार्म पहुंचा रहा है, ठीक है। एक होता है एक्सपोर्ट कार्टेल। एक्सपोर्ट कार्टेल का मतलब क्या होता है कि आपने ना कोई एक्सपोर्ट करने के लिए किसी के साथ कार्टेल कर लिया। अब एक्सपोर्ट के अंदर क्या होता है कि अगर आपने एक्सपोर्ट सस्ते में कर भी दिया, कोई कम रेट पे कर दिया, सारों ने मिलके कोई एक्सपोर्ट कर भी दिया, कार्टेल तो वो है, कार्टेल की डेफिनेशन में तो आ गया। अब ये है कि इसने इंडिया की मार्केट को कोई अफेक्ट करा, तो जो एक्सपोर्ट कार्टेल करा वो इंडिया की मार्केट को तो कोई अफेक्ट नहीं कर रहा। अब ये कार्टेल की डेफिनेशन में तो आता है, लेकिन एप्रीशिएबल एडवर्स इफेक्ट नहीं, इसका एप्रीशिएबल एडवर्स इफेक्ट नहीं होता इंडिया के अंदर। इसलिए ना आगे अपना टॉपिक आएगा उसमें आप पढ़ेंगे, एक्सपोर्ट कार्टेल को ना एप्रीशिएबल एडवर्स इफेक्ट की डेफिनेशन से एक्सक्लूड कर देता है। ये एंटी कम्पिटिटिव एग्रीमेंट नहीं होता। लो लास्ट लाइन यहाँ पे भी लिखी हुई है वैसे इसने, कार्टेल मीन एक्सक्लूसिवली फॉर द एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया हैज़ बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द प्रोविजन रिलेटिंग टू एंटी कम्पिटिटिव एग्रीमेंट। तो इंस्टीट्यूट हमारे मजे ले सकता है, वो कार्टेल देगा एक्सपोर्ट कार्टेल और अपने से पूछेगा ये एंटी कम्पिटिटिव एग्रीमेंट है या नहीं है। अगर है पेनल्टी लगा दो, तो हम कहेंगे ये एंटी कम्पिटिटिव एग्रीमेंट ही नहीं है, तो पेनल्टी तो लग ही नहीं सकती। फिर ये कहता है कार्टेल के अंदर कोई कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। क्या होते हैं कार्टेल? कार्टेल हमेशा सीक्रेसी में होता है, कोई भी बताकर नहीं करता ये वाली चीज़। और द मेंबर ऑफ द कार्टेल बाय और लार्ज सीक्स टू कैमोफ्लेज देयर एक्शन टू अवॉइड डिटेक्शन बाय द कमीशन। इसमें क्या होता है, अभी आप मान लो कोई लोग मिल गए है, जैसे सीमेंट वाले मिल गए थे, तो सीमेंट वाले मिल गए, ये बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन आपस में मिल गई, तो ये कैमोफ्लेज देयर एक्टिविटी मतलब छुपाते हैं अपनी एक्टिविटीज़ को, ताकि ये कमीशन के सामने आए ना।
और perpetuations ऑफ कार्टेल इज ensured थ्रू, एक ये वर्ड होता है थ्रेट्स होते हैं, एक रिटेलिएशंस थ्रेट्स होते हैं। ये रिटेलिएशंस थ्रेट्स क्या होते हैं? मान लो कि अब ये 10 जने मिल गए थे सीमेंट वाले, मान लो अपने एग्जांपल में 10 सीमेंट कंपनी वाले मिल गए, तो अब इनमें से मान लो एक जना ये कहता है कि ना मैं तो तुम्हारे अगेंस्ट आऊँगा, मैं तुम्हारे अगेंस्ट चलूँगा, मैं तो नहीं कार्टेल में ये चलता तुम्हारे साथ, ठीक है। तो बाकी 9 जनों ने क्या कर दी, उसको धमकी दे दी कि अब हम रेट कम वगैरह कर देंगे। तो ये वाली चीज़ें ना करेक्टरिस्टिक्स हैं कार्टेल के अंदर। जब ऐसी चीज़ें हो जाए तो अपने को पता चल जाता है कहीं ना कहीं कार्टेल है। अनदर मेथड नोन एज ए कंपनसेशन स्कीम। कंपनसेशन स्कीम का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो आपने कोई एरिया बांट लिए थे, हमने बात करी ना कि ईस्ट साइड मेरा, वेस्ट साइड तेरा। अब मान लो तुम इधर आ गए, अब मेरा ईस्ट एरिया था, तुम्हारा नॉर्थ एरिया था, तो तुम ईस्ट वाली साइड आ गए, ठीक है, जहाँ पे तुमने आना नहीं था। तो अब जो तुम्हारे को पैसे बटे हैं, तुमने वहाँ पे पैसे अपने जो सामान बेच के पैसे कमाए हैं, वो पैसे सब में डिवाइड हो जाएंगे, कंपनसेट करना पड़ेगा आपको। उसके बाद कहता है कंडीशन कंड्यूसिव टू फॉर्मेशन ऑफ कार्टेल। ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जो कंड्यूसिव टू फॉर्मेशन ऑफ कार्टेल है? कार्टेल ना कभी भी जब भी होता है कार्टेल, वो ओलिगोपोली मार्केट में होता है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में नहीं हो सकता। ये परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर सेलर होते हैं। अब जहाँ पर इंडिया में तरह तरह हर गली में अगर आपका कंपटीशन है, तो कितने जने आपस में मिल दोगे आप? कार्टेल तो वहाँ क्रिएट हो सकता है जब इंडिया में फ्यू सेलर्स हो, सिर्फ कोई 5, 7, 8, 10, जैसे कि ओलिगोपोली मार्केट के अंदर होता है, जहाँ पर एंट्री एग्जिट बैरियर होती है, होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है, फ्यू कंपटीटर्स होते हैं जहाँ पर, है ना। तो वो ओलिगोपोली मार्केट वाली जो कंडीशंस होती है ना, करेक्टरिस्टिक्स वही लिख दी है यहाँ पे सारी। फ्यू कंपटीटर, हाई एंट्री एग्जिट बैरियर, होमोजीनियस प्रोडक्ट, एक्सेस कैपेसिटी, हाई डिपेंडेंस ऑन कंज्यूमर, हिस्ट्री ऑफ कोल्यूशन, वहाँ पे भी बात की, एक्टिव ट्रेड एसोसिएशन। अब नीचे सीमेंट कंपनी वाला इन्होंने एग्जाम्पल ठोक दिया, बोला 11 कंपनी थी आपस में, 11 कंपनी आपस में मिली थी और 65% ऑफ मार्केट, रिमेनिंग 43 प्लेयर्स हैव कंट्रोल ओनली 35% ऑफ मार्केट। 11 कंपनी ने कोलेक्टिवली कंट्रोल कर लिया था प्राइस बाय कंट्रोलिंग द प्रोडक्शन एंड सप्लाई। तो फिर उनके ऊपर पेनल्टीज वगैरह लगा दी गई थी, अच्छी खासी पेनल्टी लगती है। देखो पेनल्टी 397.51 करोड़ रुपए की पेनल्टी थी, एंड एट द रेट ऑफ 50% ऑफ द प्रॉफिट, जो उन्होंने प्रॉफिट कमाया था। अब आगे आते हैं, अब यहाँ पे बता रहे हैं डिस्पाइट द फैक्ट टर्म कार्टेल हैज बीन गिवन एज इंक्लूसिव मीनिंग बट एज एसोसिएशन विच इज फाउंड फॉर द वेलफेयर ऑफ ट्रेड। अब ये भी इंपॉर्टेंट है। अब जरूरी नहीं है कि आप ना वर्डिंग पे जाओ। अब मान लो आपने देखा कि 2 जने 3 जने ना एसोसिएशन मिल गए, अब वो मिले हैं, आपने सोचा कार्टेल होगा, वहाँ पे कार्टेल नहीं होगा। उन्होंने 2-3 एंटरप्राइजेज ने मिलकर एक एसोसिएशन बना ली। अब उनका पर्पस ये है कि अब हम ना आपके बिजनेस को बढ़ाएंगे, क्योंकि जब 1+1 मिलते हैं ना 11 की शक्ति आ जाती है। अब मान लो 2 बिग प्लेयर हैं इंडिया के अंदर, वो दोनों आपस में मिल जाते हैं, तो मिलेंगे तो अच्छी बात है, लेकिन आपका जो पर्पस है ना वो अब्यूजिव नहीं होना चाहिए बस। अब मान लो आपने क्या करा, एसोसिएशन बनाई विच इज फाउंड फॉर द वेलफेयर ऑफ ट्रेड, आपने ट्रेड वेलफेयर ऑफ ट्रेड के लिए बनाई है, तो इसको हम कार्टेल नहीं बोलेंगे। तो आपको ध्यान रखना, जब तक ये वर्ड नहीं आ जाता ना कि अब आपने एसोसिएशन बनाई किस लिए, लिमिट कंट्रोल, अटेम्प्ट टू कंट्रोल प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल, तब कार्टेल कहलाओगे। लेकिन आपने वेलफेयर ऑफ ट्रेड बनाया और ट्रेड को बढ़ाने के लिए, लोगों के फायदे के लिए कोई एसोसिएशन मिल के बनाई है आपने, तो फिर कार्टेल नहीं कहलाएंगे। अब कहता है क्रॉस बॉर्डर कार्टेल में भी कैटेगरी आ गई ना, क्रॉस बॉर्डर वाली बात। क्रॉस बॉर्डर कार्टेल अगर एक्सपोर्ट ऑर्डर है ना आपका, एक्सपोर्ट कार्टेल है, तो हम उसको एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट से प्रोहिबिटेड करेंगे, नहीं मानेंगे उसको कार्टेल। और दिसंबर 2000, ये सिग्निफिकेंट कुछ बता रहा है अपने को, 2010 के अंदर ना ओनियन प्राइस 80 रुपये हो गया था पर केजी। तो सीसीआई को शक हो गया था कि कहीं कार्टेल तो नहीं हो गया, तो उन्होंने पता करवाया था, उसको कोई सफिशिएंट एविडेंस नहीं मिले थे तब वहाँ पे।
तो फिर कोई और रीज़न था 80 रुपये पर केजी होने का, कार्टेल नहीं था। 2015 के अंदर सीसीए ने पैनलाइज किया था जेट एयरवे, इंडिगो, स्पाइस जेट को। इनका कारण क्या था, इन सारों ने मिलकर क्या करा था, एक फ्यूल सरचार्ज लगा दिया था एयर टिकट के अंदर, और जबकि ये लगना नहीं चाहिए था। अपनी मर्जी से इन्होंने लगा दिया था और रेट बढ़ा दिए थे। अब सबको ही लगता था, अब मान लो मुझे, अब लोग क्या करते हैं, अगर कहीं पे जाना हो बाहर तो कंपैरिजन ज़रूर करते हैं। जेट एयरवे की अपन ने देखी टिकट, इंडिगो की देखी, स्पाइस जेट की देखी, सब में आ रहा था, तो मुझे अपने को लगा क्या हुआ, कॉमन है, गवर्नमेंट का कोई फ्यूल सरचार्ज होगा, पर ऐसा नहीं था। सीसीआई ने फिर पेनलाइज कर दिया उनको। ऐसे ही क्या हुआ था, जब रिलायंस ने जियो निकाला था, तो बाकी जो भारतीय एयरटेल, वोडाफोन इंडिया आइडिया वाले थे, इन्होंने क्या कर दिया था, अब ये तो इनकी तो ऐसी तैसी कर दी थी ना जियो ने, तो इन्होंने क्या करा भी, अगर जियो अब ये तो पंगे ले रहा है हमारे से, इन्होंने क्या करा कि हमारे पास कोई भी कॉल आती है हमारे नेटवर्क में, और जैसे मान लो जियो का फ़ोन है मेरे पास, तो मैं किसी को फ़ोन कर रहा हूँ, अगर उसके पास कोई एयरटेल का नंबर है या वोडाफोन का नंबर है, आइडिया का, तो क्या होता था, मेरा वो फ़ोन कट जाता था। इन्होंने मिला कि चाल चली ना एयरटेल वाले ने, वोडाफोन आइडिया वाले ने, कि अगर अपने नंबर पे कोई कॉल आएगी ना जियो के नंबर से, तो आप वो नंबर काटवा देंगे, उसका नंबर काट दे, वो ना कॉल कट जाती थी। तो फिर जियो वाले ने उसको धमका दिया था कि तुम सुधर जाओ, बेस्ड अपॉन द कंप्लेंट फाइल बाय द रिलायंस जियो अगेंस्ट द कार्टेलाइजेशन बाय इट्स राइवल, क्योंकि राइवल क्रिएट हो गया था ना, एयरटेल वोडाफोन ने कार्टेल क्रिएट कर लिया था कि आप जियो का नंबर चलने ही नहीं देंगे, अगर अपनी कॉल कटेंगी तो लोग जियो का नंबर वो करवाएंगे ही नहीं, जियो के नंबर पर रिचार्ज नहीं करवाएंगे। तो ऐसे उन्होंने कार्टेल क्रिएट करके करा था, फिर ये जियो था, जीत गया था केस। एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग विल बी कंसीडर्ड एज ए कार्टेल। चलो देखते हैं क्या कहता है। द ओनर ऑफ ऑरेंज नागपुर है फोन फॉर एसोसिएशन टू लिमिट द सप्लाई। यहाँ पे गलती कर दी, एसोसिएशन तो इन्होंने बनाई लेकिन सप्लाई लिमिट कर रहे हैं। सप्लाई लिमिट करोगे तो फिर कार्टेल की डेफिनेशन में फंसोगे। मेज ग्रोवर ऑफ पंजाब फॉर्म में कोऑपरेशन बॉडी टू हेल्प मेंबर फार्मर टू टेक देयर प्रोड्यूस टू मार्केट प्लेस। ठीक, अब अपन एसोसिएशन बनाई है कि फार्मर ना बाहर जाके अपनी मार्केट प्लेस में जाके अपने प्रोडक्ट को बेच सके। ये तो फायदे के लिए बनाई है अपन ने, कोई लिमिट कंट्रोल नहीं कर रहे अपन, यहाँ पर अपना कार्टेल नहीं कहलाएगा। तो पहले पॉइंट में तो कार्टेल हो गया, ये दूसरे में कार्टेल नहीं होएगा। बस अपने को ना वर्ड देखने हैं, लिमिट, कंट्रोल, अटेम्प्ट टू कंट्रोल। जब ये वर्ड ही नहीं मिले तो अपने को तो कार्टेल हो ही नहीं सकता। उसके बाद अपनी डेफिनेशन आती है चेयरपर्सन कमीशन की, आप रीड कर सकते हो। कमीशन का तो अपने पास पूरा टॉपिक है। कंज्यूमर की डेफिनेशन से टॉपिक आ जाता है। कंज्यूमर की डेफिनेशन इस चैप्टर के अंदर थोड़ी सी वाइड है। कंज्यूमर का मतलब होता है जिसने कोई भी गुड्स बाय करी है, कंसीडरेशन उसका पे कर दिया, पार्टली पे कर दिया, चाहे बाद में देगा सारा, या उसने कोई हायर करी है, अवेल एनी सर्विसेज, जिसका पैसे दे दिए या बाद में देगा। एक्सप्रेशन बाय द गुड्स हायर अवेल सर्विस इंक्लूड्स ऑफलाइन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड, किसी मर्जी थ्रू आपने करी हो। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन में कंज्यूमर आ जाता है। अब कंज्यूमर की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट क्यों है, मैं क्यों आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ना गुड्स अगर आपने खुद के लिए खरीदे है ना तो आप कंज्यूमर कहलाते हो। अगर आपने गुड्स खुद के लिए नहीं भी खरीदे ना तो भी आप कंज्यूमर कहलाओगे। कैसे, एक बार आप लाइन पढ़ो फिर मैं आपको बताता हूँ। कंज्यूमर प्रोटेक्शन विल बी द सेम कंपटीशन एक्ट बट द स्कोप इज वाइडर इन द लेटर एक्ट। Consumer will also includes a person who purchase goods for resale or any commercial purpose for personal use। अब मान लो मैंने मोबाइल खरीदा, मैं बायर हूँ तो मैं तो केस कर ही सकता हूँ। अब मैंने मोबाइल किसी को गिफ्ट कर दिया, जिसको गिफ्ट करा ना वो भी केस कर सकता है उस सेलर के ऊपर जिस सेलर से मैंने खरीदा गुड्स। कॉन्ट्रैक्ट तो सेलर और बायर हमारा हुआ है, लेकिन उस गुड्स को जो यूज़ कर रहा है ना, जिसको मैंने गिफ्ट करा था वो मोबाइल, वो वाला बंदा भी उसके ऊपर केस कर सकता है, सेलर के ऊपर। इसलिए ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। इंक्लूड्स ए पर्सन हु परचेज द गुड्स फॉर रीसेल और फॉर एनी कमर्शियल पर्पस और फॉर पर्सनल यूज। Whether a person purchasing goods not for personal use but for resale can be considered as a consumer। बिल्कुल कंज्यूमर है। The term consumer is defined in the Competition Act 2002। Consumer means any person who buy goods for a consideration which has been paid, promised to paid,
और इट इज़ नॉट नेसेसरी पर्सन मस्ट परचेज द गुड्स फॉर ए पर्सनल यूज इन ऑर्डर टू बी कंसिडर एज ए कंज्यूमर। हम ये नहीं है कि जो गुड्स हमारे लिए पर्सनल यूज़ के लिए कोई लेके जाएगा उसी को ही हम कंज्यूमर बोलेंगे। हमारे से बायर ने लिया, बायर ने आगे बेच दिया, तो वो जो रीसेल कर रहा है ना उसने वो भी केस कर सकता है और जिसने लिया वो भी केस कर सकता है। उसके बाद हमारी डेफिनेशन आती है एंटरप्राइजेज की। एंटरप्राइजेज मीन्स पर्सन डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एंगेज इन एनी एक्टिविटी, प्रोडक्शन, स्टोरेज, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्विजिशन, कंट्रोल ऑफ आर्टिकल, सारी चीज़ें आ जाएंगी। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है बट डज नॉट इंक्लूड एनी एक्टिविटी ऑफ द गवर्नमेंट रिलेट्स टू सोवरेन फंक्शंस। अगर गवर्नमेंट जो काम, वैसे तो गवर्नमेंट भी इसके अंदर आती है, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज की डेफिनेशन में आते हैं, लेकिन वो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंटल जो सोवरेन फंक्शंस का काम करते हैं, यानी कि एटॉमिक एनर्जी, करेंसी, डिफेंस और स्पेस, इसको हम गुड्स की डेफिनेशन में नहीं लेके आएंगे, एंटरप्राइजेज की डेफिनेशन में। इसके ऊपर हम कंपटीशन एक्ट नहीं लगा सकते। तो ये आपको ध्यान रखना है ये 4 वर्ड, क्योंकि केस स्टडी में डाल सकता है एटॉमिक एनर्जी, करेंसी, डिफेंस और स्पेस, ऐसे वर्ड। एक्टिविटी इंक्लूड्स प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन हो सकता है। आर्टिकल इंक्लूड्स न्यू आर्टिकल। और यूनिट डिवीजन इन रिलेशन टू एंटरप्राइज इंक्लूड्स प्लांट, फैक्ट्री एस्टेब्लिश्ड फॉर द प्रोडक्शन, स्टोरेज, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन, कंट्रोल ऑफ एनी आर्टिकल गुड्स। और एक वर्ड हो रहा है यहाँ पे, एक लाइन हो रहा है, डिपार्टमेंटल ऑफ गवर्नमेंट इज आल्सो कंसीडर्ड एज एंटरप्राइजेज हैंस कैन बी स्यू और स्यूड बाय अदर्स। ये भी केस कर सकता है, कोई इसके ऊपर केस कर सकता है। अगर सोवरियन फंक्शंस हैं तो हम उसको एक्सक्लूड कर देंगे एंटरप्राइज की डेफिनेशन से। सोवरियन फंक्शन आर दोज फंक्शंस, दोज एक्शंस फॉर विच स्टेट इज नॉट आंसरेबल। स्टेट सोवरियन फंक्शंस वो एक्शंस होते हैं जिसके लिए स्टेट आंसरेबल नहीं होती बिफोर कोर्ट ऑफ लॉ। It includes matters such as the defense of country, raising, maintaining armed forces, spaces, market, peace of retaining territory. अब नीचे ये केस दिया हुआ, ये केस क्या था देख लेते हैं इसमें। पेनिनसुलर ओरिएंटल स्ट्रीम नेविगेशन, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। इसमें क्या था, ये केस से पहले क्या होता था, चलो वो पढ़ते हैं इसको। दिस केस वाज डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा 1861 बेस्ड ऑन द सेक्शन 65 ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858। इन दिस केस व्हेन द नोशन द किंग कैन डू नो रॉन्ग वाज स्टिल प्रिवेलेंट अंडर इंग्लिश कॉमन लॉ, किंग वाज नॉट ब्लेम फॉर द रॉन्ग ऑफ द इट्स सर्वेंट। ये इंग्लिश का लॉ ये कहता था कि एक किंग को ना आप ब्लेम नहीं कर सकते अगर सर्वेंट ने कोई हमारे लिए कोई दिक्कत करी है। यानी कि जो ये राजा है, राजा कहता था कि अगर ये जो सेनापति होते हैं, अगर सेनापति कोई गलत काम करेंगे तो राजा को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। पहले इंग्लिश का लॉ ऐसा था, किंग कैन डू नो रॉन्ग वो स्टिल प्रिवेलेंट, कहता था किंग वाज नॉट ब्लेम फॉर द रॉन्ग ऑफ इट्स सर्वेंट। तो पहली बार ऐसा लॉ आया था तब जब ये केस आया था ना, पहली बार ये केस आया था। इसमें क्या था कि अगर मान लो कोई जो सर्वेंट ने गड़बड़ करी थी तो राजा को दोषी ठहराया था वहाँ पे। क्लासिकल डिसीजन वाज द फर्स्ट केस ड्यूरिंग, ये फर्स्ट केस था, क्लासिक डिसीजन वाज द फर्स्ट केस ड्यूरिंग विच एक्सीलेंस बिटवीन द सोवरियन फंक्शंस एंड नॉन सोवरियन फंक्शन वाज मेड हुआ था। द क्रूशियल एम्बॉडीमेंट ऑफ द common law decision still has some valid crucial heading influence most of the present time relating to liability disputes of the established liability in the sole individual group of the organization। कोर्ट ने हेल्ड करा था ईस्ट इंडिया कंपनी was not a sovereign and personal exemption from suit which is attributable of sovereign did not attach to it, the court not constitute them sovereigns। और and this is a further shown by the circumstances that the company was held liable for the negligence misconduct of its officer in case which the sovereign would not have been held liable even in petition of the right। Not only was the company liable to suit in the court of sovereign but it was also submitted to jurisdiction of its own court। अब आपको कंक्लूजन पता होना चाहिए कि पहले ये था कि किंग को लाइबल नहीं ठहराया जा सकता, किंग को ब्लेम नहीं किया जा सकता अगर उसके सर्वेंट कोई दिक्कत करते हैं। लेकिन अब हमारे पास ये केस में ये हो गया कि अगर सर्वेंट कोई गड़बड़ करता है तो किंग को गलत ब्लेम किया जा सकता है। किसी भी कंपनी के सर्वेंट अगर दिक्कत करते हैं, किसी के साथ गलत काम करते हैं तो वहाँ पर किंग को ब्लेम किया जा सकता है। तो ऐसे कोई भी पॉइंट अपना केस स्टडी पेपर के अंदर आ जाता है तो हमारे को तो सेम टू सेम लिखना है बस। इस टाइप से कोई भी ड्राफ्ट हो सकता है न्यू क्वेश्चन। गुड्स की डेफिनेशन दी हुई है। गुड्स मीन्स गुड्स आर डिफाइंड इन द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930
इंक्लूड्स प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर प्रोसेस्ड डिवेंचर स्टॉक। अब ये जो शेयर है ना, बस ये आफ्टर अलॉटमेंट होने चाहिए, ये बात ध्यान रखना आप। एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम मनी इंक्लूड स्टॉक शेयर ग्रोविंग क्रॉप, सब कुछ आ जाएगा इसके अंदर। एक इसके अंदर ना ये बात थी, एक तो ये आफ्टर अलॉटमेंट को हाईलाइट करके रखो, शेयर आफ्टर अलॉटमेंट। पेपर के अंदर जो क्वेश्चन आता है ना, उसमें शेयर बिफोर अलॉटमेंट कर देता है। शेयर आफ्टर अलॉटमेंट है ना, तो इस डेफिनेशन में आएगा, गुड्स की डेफिनेशन में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। कंपटीशन एक्ट में शेयर डेफिनेशन में गुड्स तभी आएगा, गुड्स की डेफिनेशन में, अगर शेयर आफ्टर अलॉटमेंट होगा तो। उससे पहले ना उसको हम गुड्स की डेफिनेशन वो इन्फोर्सिबल ही नहीं होते। अलॉटमेंट से पहले जो शेयर होते हैं ना, वो इन्फोर्सिबल ही नहीं होते, इसलिए गुड्स की डेफिनेशन में नहीं आते वो। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और नीता अशोक ने का एक केस था, इसमें इन्होंने ये बोला था जो एफडी होती है ना, हमारी फिक्स डिपॉजिट होती है, वो भी गुड्स की डेफिनेशन में आती है। बस हमारे को ये देखना है, फूड्स फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट्स आर गुड्स, बस इसको हाईलाइट करके रख दो, फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट्स आर गुड्स। और नीचे हमारे से क्वेश्चन पूछ लिया आफ्टर अलॉटमेंट के ऊपर पूरा, बस ठीक है। गुड्स को हम शेयर्स को हम डेफिनेशन में लेंगे, गुड्स की डेफिनेशन में लेंगे आफ्टर अलॉटमेंट वाले को, नॉट बिफोर अलॉटमेंट। बस यही लिखा हुआ है इसमें, ये केस स्टडी दी हुई है, इसमें भी यही लिखा हुआ है। एक्शनेबल क्लेम आर स्पेसिफिकली एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ गुड्स अंडर सेक्शन 2(7) सेल ऑफ गुड्स एक्ट। यहाँ पे इसने यही लिखा हुआ है कि हम इसको ना, जो ये शेयर्स होते हैं बिफोर अलॉटमेंट, हम उसके ऊपर एक्शनेबल क्लेम एक्शन नहीं ले सकते, एक्शन नहीं ले सकते, तो गुड फायदा नहीं उसका। तो अलॉटमेंट के बाद जो होते हैं ना, वो गुड्स की डेफिनेशन में इन्होंने डाल दी है। उसके बाद मेंबर नोटिफिकेशन पर्सन, कुछ नहीं पढ़ना ये। हाँ, अब हमारा आता है रेलिवेंट मार्केट। ये भी हमारा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है रेलिवेंट मार्केट का। हमारे को ना ये पता होना चाहिए, अब मान लो काम तो आप बहुत सारा करते हो, बहुत मार्केट में काम करते हो, पूरे इंडिया में वर्ल्ड वाइड आप काम करते हो, लेकिन जो आपका केस फंसा है ना, वो पर्टिकुलर एक एरिया की वजह से फंसा है। तो उस या वो देखो, अब प्रोडक्ट तो आप बहुत सारे बेचते हो, तो आपको ना एक रेलिवेंट मार्केट देखनी है, क्या आप उस पर्टिकुलर मार्केट के अंदर आपकी कोई डोमिनेंस पोजीशन होल्ड करते हो या नहीं करते। ऐसे थोड़ी देखूंगा कि पूरे वर्ल्ड में आपकी डोमिनेंट पोजीशन है या नहीं है। मान लो गुड़गांव में आपके साथ कोई केस ऐसा सामने आया आपका, तो हम ये देखेंगे कि गुड़गांव में आपकी डोमिनेंसी है या नहीं है। जिस प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट के अंदर आपकी डोमिनेंसी है या नहीं है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, आपको टोटल चेक नहीं करनी होती, आपको सिर्फ पर्टिकुलर उस एरिया के हिसाब से आपको देखना है कि आपका रेलिवेंट मार्केट कौन सा है। रेलिवेंट मार्केट मीन्स द मार्केट विच में बी डिटरमाइंड बाय द कमीशन विद रेफरेंस टू रेलिवेंट प्रोडक्ट मार्केट, रेलिवेंट जियोग्राफिक मार्केट। सुप्रीम कोर्ट का कमीशन ऑफ इंडिया का केस है यहाँ पे, इसमें यही बताया है। रेलिवेंट मार्केट देखेंगे अपन सिस्टमेटिक एक तरीके से ना, जानने की कोशिश करेंगे कि तुम्हारा रेलिवेंट मार्केट निकलती कौन सी है। ऐसे नहीं है कि हम टोटल मार्केट को तुम्हारी ऐड कर देंगे उसके अंदर। ये यहाँ पे प्रोडक्ट की बात कर दी इसने, पर्टिकुलर प्रोडक्ट देखेंगे आप। रेलिवेंट प्रोडक्ट मार्केट मीन्स ए मार्केट कंप्राइजेज ऑल दोज प्रोडक्ट सर्विस विच आर रिगार्डेड एज इंटरचेंजेबल। इन मैटर ऑफ ये जो केस हुआ था, इसके अंदर भी देखते हैं आप क्या डिसीजन रिगार्डिंग द आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेलिवेंट जियोग्राफिकल मार्केट देखेंगे आप। जैसे डीएलएफ था, DLF is alleged found guilty of enjoying dominant position in the relevant market. DLF action of cancelling allotment, forfeiting deposit, keeping buyer in the dark about the eventually shape, size, location, earnest money. तो हम ये देखेंगे कि अब मान लो DLF है, DLF ने कोई गड़बड़ करी। गड़बड़ क्या करी थी, इन्होंने बताया कि मैं पहले तुम्हारे को ये साइज के अपार्टमेंट बना के दूंगा। बाद में उन्होंने बिना पूछे, अलॉटी से बिना पूछे ना साइज ज़्यादा बड़े कर दिए, कोई भी चेंज कर दिया, साइज में, शेप में, लोकेशन में, किसी भी टाइप से चेंज कर दिया। तो DLF की अगर अपने को देखना है कि DLF की रेलिवेंट मार्केट कौन सी है, तो गड़बड़ कहाँ पे करी इसने, गुड़गांव में करी। तो गुड़गांव उसका क्या हो जाएगा, रेलिवेंट मार्केट हो जाएगा। अब ये थोड़ी देखेंगे कि पूरे इंडिया में गड़बड़ उसने गुड़गांव में करी है, गुड़गांव में ही उसकी मार्केट है ज़्यादा, ठीक है। गुड़गांव में ही उनकी बात हुई थी भाई ये साइज के अपार्टमेंट बनाने हैं, तो उस केस के लिए ना रेलिवेंट मार्केट उसकी गुड़गांव हो जाएगी। गुड़गांव हरियाणा इज आइडेंटिफाइड एज रेलिवेंट जियोग्राफिकल मार्केट।
तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऐसे नहीं है कि आप उसका पूरा चीज़ें चेक करेंगे, सिर्फ पर्टिकुलर एरिया देखेंगे, पर्टिकुलर प्रोडक्ट देखेंगे। अब पर्टिकुलर प्रोडक्ट मान लो इस केस में इसकी कोई बिल्डिंग की बात ही हो रही है तो सिर्फ इसके लिए देखेंगे, अपन ऐसे नहीं देखेंगे कि ये कोई और प्रोडक्ट भी बेच रहा है वो उसकी डोमिनेंट पोजीशन है या नहीं है। इस केस के अंदर हम ये देखेंगे कि बिल्डिंग के अंदर इसकी डोमिनेंट पोजीशन है या नहीं है, गुड़गांव के अंदर इसकी डोमिनेंट पोजीशन है या नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, केस स्टडी के साथ भी देखेंगे इसको आप। ये देखो जो मैं आपकी बात कर रहा हूँ ना, ये देखो टर्नओवर में भी यही बात लिखी हुई है। कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे सेक्शन 5 आप, वहाँ पे भी आप देखेंगे जुडिशियल प्रेसिडेंस वाइल इम्पोजिंग पेनल्टी। अब आपको पेनल्टी लगानी है परसेंटेज ऑफ टर्नओवर इन परसेंटेज के साथ, टर्नओवर के हिसाब से। तो अब ये देखेंगे रेलिवेंट टर्नओवर कितना है। अब डीएलएफ का केस देख रहे थे आप हरियाणा का, तो उसमें ये देखेंगे ना गुड़गांव वाले में उसकी कितना टर्नओवर है, ये थोड़ी कि आप वर्ल्ड वाइड देख लेंगे उसका। तो यहाँ पे वो यही कर रहे हैं, रेलिवेंट टर्नओवर देखो जिस केस में वो फंसे है, ऐसे नहीं कि आप पूरा का पूरा ऐड कर दोगे। द रूल इन फेवर ऑफ द रेलिवेंट टर्नओवर चेक करो रेदर देन द टोटल। अब टोटल टर्नओवर के हिसाब से पेनल्टी थोड़ी लगा देंगे, गड़बड़ उसने गुड़गांव में करी है, पेनल्टी आप लगा रहे हो उसकी पूरे वर्ल्ड वाइड के टर्नओवर के हिसाब से। ये ऐसे नहीं करना आपको, रेलिवेंट मार्केट रेलिवेंट प्रोडक्ट आपको चेक करना है, उसके हिसाब से आप उसकी पेनल्टी लगाएंगे। अब अगला टॉपिक आता है अपना प्रोहिबिशन ऑफ सर्टेन एग्रीमेंट अब्यूज और डोमिनेंट पोजीशन रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशन। सेक्शन 3 मोस्ट इंपोर्टेंट इस चैप्टर का सेक्शन है। सेक्शन 3 में क्या कहता है, अब दो टाइप के अपने एग्रीमेंट होते हैं। उससे पहले अपने को ये देख लेना चाहिए एंटी कम्पिटिटिव एग्रीमेंट क्या होता है। एंटी कम्पिटिटिव एग्रीमेंट क्या होता है, नो एंटरप्राइज एसोसिएशन ऑफ एंटरप्राइज पर्सन एसोसिएशन ऑफ पर्सन शैल एंटर इनटू एनी एग्रीमेंट। किसी भी टाइप से आप कोई भी ऐसा एग्रीमेंट नहीं करोगे जिसमें आप लिमिट कर दो प्रोडक्शन सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन स्टोरेज एक्विजिशन कंट्रोल ऑफ गुड्स। आपने किसी के साथ भी कोई भी ऐसा काम कर दिया जिसकी वजह से आपने कोई लिमिटेशन लगा दी प्रोडक्शन सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, अब लिमिट कर दोगे ना तो क्या होएगा, वो मार्केट के ऊपर एडवर्स इफेक्ट डालेगा। इंडिया में होना चाहिए, विद इन इंडिया को भी हाईलाइट करके रखना। इंडिया की मार्केट के कंपटीशन को अगर आपने आपके द्वारा किए हुए किसी काम से इंडिया के अंदर कंपटीशन के ऊपर एडवर्स इफेक्ट जाता है तो हम आपको सेक्शन 3 में फंसा देंगे। हम उसको बोल देंगे ये आपने एंटी कम्पिटिटिव एग्रीमेंट कर दिया। क्या होता है ऐसे जिससे पता चलता है ये एंटी कम्पिटिटिव एग्रीमेंट है। वही बात, एग्रीमेंट टू लिमिट प्रोडक्शन कंट्रोल, मार्केट बांट ली, प्राइस फिक्स कर दिया, व्यापार इससे ज़्यादा इससे कम नहीं बेचेंगे, सारे मिल गए आपस में, क्लूसिव बिडिंग कर दी, टाई अप एग्रीमेंट कर लिया, एक्सक्लूसिव सप्लाई भी हम तो तेरे को ही बेचेंगे, रीसेल प्राइस मेंटेनेंस कर लिया, ये भी अपने डिटेल में आ रहे हैं बस अभी। एप्रीशिएबल एडवर्स इफेक्ट सिखाओ हमारे को, ये क्या होता है। एप्रीशिएबल एडवर्स इफेक्ट में 5 पॉइंट आते हैं, पेपर के अंदर कोई क्वेश्चन आ जाए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार लगा के रख लो यहाँ पे, क्योंकि ना किसी के साथ एग्रीमेंट करना गलत नहीं होता। एग्रीमेंट तो मैंने करा लेकिन अगर वो एप्रीशिएबल एडवर्स इफेक्ट डाल रहे हैं ना तब गड़बड़ होती है इस चैप्टर के अंदर। अब मैंने तुम्हारे साथ एग्रीमेंट कर लिया कि आप दोनों ना मिल के सामान बेचेंगे, तो ये गलत थोड़ी है। अपने इस एग्रीमेंट से इन 5 पॉइंट में अगर आप फंसते हैं ना 6 पॉइंट में तो अपने को गड़बड़ है। सेक्शन 19(3) विद सेक्शन आपको लिख के आना पेपर के अंदर। सबसे पहला पॉइंट कहता है क्रिएशन ऑफ बैरियर टू न्यू एंट्रेंट। क्या अपने एग्रीमेंट से कोई आप बैरियर लगा रहे हैं कि अब मार्केट के अंदर अपन नए बंदे को आने नहीं देंगे। मेरा तुम्हारे साथ जो मिला हूँ मैं वो अपन ने ऐसा एग्रीमेंट करा कि आप ना इतना सामान बेचेंगे, इस तरीके से सामान बेचेंगे कि न्यू मार्केट के अंदर न्यू एंट्रेंट को आने ही नहीं देंगे या पुराने वाले को भगा देंगे। ड्राइविंग एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर आउट ऑफ मार्केट, यहाँ से पता चलेगा कि मार्केट में आप गड़बड़ कर रहे हो कहीं से। फॉर क्लोजर ऑफ कंपटीशन बाय हिंडरिंग एंट्री इनटू मार्केट, हिंडरिंग एंट्री कर लो, कंपटीशन कम करने की कोशिश कर रहे हो आप ना, कोई ऐसी एंट्रियाँ डाल रहे हो मार्केट के अंदर, किसी टाइप से ना आप ऐसी एंट्रियाँ डाल रहे हो मार्केट के अंदर जिससे ना कंपटीशन कम होता जा रहा है। ठीक है, एक्रूवल ऑफ बेनिफिट टू कंज्यूमर, सिर्फ पर्टिकुलर टाइप के कंज्यूमर को आपका बेनिफिट मिल रहा है, सबको नहीं मिल रहा। इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स प्रोविजन ऑफ सर्विस या प्रमोशन ऑफ टेक्निकल साइंटिफिक इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाय मींस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स प्रोविजन ऑफ सर्विस। ये 6 पॉइंट आपके कहीं पे आ जाए ना आपको, वहाँ पे अप्रीशिएबल एडवर्स इफेक्ट हो जाएगा। और कोई भी क्वेश्चन पेपर के अंदर आता है ना, पहले हम ये कहेंगे कि ये 6 पॉइंट अगर आ रहे हैं, हम ये फैक्टर्स हैं जो हम चेक करते हैं कोई भी एग्रीमेंट एप्रीशिएबल एडवर्स इफेक्ट है या नहीं है।
जैसे ना तुम्हारे को यहाँ पे ये बोलेगा, ये देखना, अब 2 टाइप के अपने पास एग्रीमेंट होते हैं, एक होता है हॉरिजेंटल और एक होता है वर्टिकल। सबसे पहले आप हॉरिजेंटल सीख लेते हैं। एनी एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू बिटवीन एंटरप्राइजेज, एसोसिएशन ऑफ एंटरप्राइजेज, पर्सन्स, एसोसिएशन ऑफ पर्सन या फिर एनी अदर पर्सन। कोई भी आपने एग्रीमेंट करा इंक्लूडिंग कार्टेल एंगेज इन आइडेंटिकल सिमिलर ट्रेड ऑफ गुड्स, ये ऐसे लोग हैं। अब हॉरिजेंटल एग्रीमेंट है ना, हॉरिजेंटल का मतलब क्या होता है, साथ के लोग आपस में मिल गए, यानी कि मैं जो चीज़ें बेचता हूँ ना वही चीज़ें आप बेचते हो, सेम डिपार्टमेंटल के लोग आपस में मिल जाते हैं। आइडेंटिकल गुड्स जो बेच रहे थे वो आपस में मिल के कोई ऐसी गड़बड़ करते हैं। 4 पॉइंट आते हैं इसके अंदर। डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिटरमाइन परचेज सेल प्राइस, लिमिट कंट्रोल प्रोडक्शन, मार्केट को जियोग्राफिकल एरिया को बांट लिया, ठीक है, या बिड रिगिंग कर ली। 5 पॉइंट हैं, वही 5 पॉइंट। शैल बी प्रिज्यूम टू हैव एप्रिशिएबल, मैं तो मान लूंगा ये 5 पॉइंट जहाँ पे आ गए, शैल बी एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट है कंपटीशन। अब नीचे बिड रिगिंग के बारे में अपने को अच्छे से बता रखा है। बिड रिगिंग क्या होती है, बिड रिगिंग में ना क्या होता है, बिड रिगिंग टेक प्लेस व्हेन बिडर्स कोल्यूड कीप द बिड अमाउंट ऑफ ए प्री डिटरमाइंड लेवल। कोल्यूसिव मेथड से करोगे आप, देखना कोल्यूसिव बिडिंग क्या होती है, सारों को पटा लिया आपने बोल दिया सारे एक ही रेट डाल देना। अब सारे एक रेट कैसे डाल सकते हैं, इसका मतलब पीछे गड़बड़ है, कोई कार्टेल की रेट करा है आपने। An agreement as to shall submit the lowest bid, agreement for submission of cover bid, inflated bids voluntarily आपने बढ़ा दिए। एग्रीमेंट नोट टू बिड अगेंस्ट ईच अदर, आपने सबको बोल दिया आपने ना बिड लगानी नहीं एक दूसरे के अगेंस्ट। आपने एग्रीमेंट कर लिया कॉमन नॉर्म्स टू कैलकुलेट प्राइस टर्म्स ऑफ द बिड्स, भी बस ना आपने पहले से बता दिया कि आप इतना प्राइस बोल देना, इससे ज़्यादा मत बोलना, पहले से प्राइस डिटरमाइन करके रख लिए। किसी को आउटसाइडर बिडर को पहले से ही हटा दिया, 2-4 बंदों को तो आपने पहले ही पैसे खिला दिए कि तू आई हुई ना वहाँ पे। ये किसी भी टाइप से ना आपने पैसे खिला के बिड को ना उसके सही तरीके से चलने से रोका आपने। An agreement as to bids which are any of the party may offer auction for the sale of the goods, agreement through which any party agrees to abstain from bidding any auction, which eliminates कर दिया आपने, कंपटीशन खत्म करने के लिए बिड को हटा दिया। An agreement designated bid winner in advance on a rotational basis, रोटेशनल बेसिस आपने क्या कर दिया, आपने उनको बोल दिया भी इस बार मैं ले लेता हूँ, अगली बार तू ले लियो, रोटेशनल बेसिस पे आप लेते रहेंगे। कोल्यूसिव बिडिंग, सही तरीके से बिडिंग नहीं चलाने दिया आपने। ऐसे बिड को इन्होंने 4 टाइप में बांट दिया। एक बोल दिया बिड सुपरेशन। बिड सुपरेशन का मतलब क्या होता है, जो ज़्यादा पैसे लगाने वाले लोग होते हैं ना उनको पहले से ही रोक दिया कि तुम ना आना ही मत, वहाँ आओगे ज़्यादा पैसे लगाओगे। एग्री टू रिफ्रेन फ्रॉम बिडिंग, कॉम्प्लीमेंट्री बिडिंग होती है। कॉम्प्लीमेंट्री होती है झूठी मूठी की कोई बिडिंग जो एक्चुअल में है ही नहीं। बिड रोटेशन, ये रोटेशन में आ गई, आज मैं ले लेता हूँ कल तू ले लियो, अगली बार तेरे को दिला दूंगा, ये वाले मेरे को ले लेने दे, उस एरिया वाले प्रोजेक्ट मैं तेरे को दिलवा दूंगा। इस टाइप से आपने रोटेशन बेसिस पे बिड रोटेशन। सब कॉन्ट्रैक्टिंग मतलब क्या आता है, एक जो अमीर आदमी ना वो ले लेगा और बाद में सारा को ना कम रेट पे देता रहेगा। अब एक ही जना बिड लगाने जाएगा तो वो कम रेट पे खरीद लेगा, बाकी वो सब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे दे देगा। तो ऐसे इन्होंने बिड रिगिंग को 4 टाइप में बांट दिया था। याद नहीं करना अपने को, पेपर में अंदर कोई भी आ जाएगा बिड रिगिंग के टाइप्स वगैरह पूछ लेगा तो हम यहाँ से देख के लिख देंगे। और पेपर के लिए वैसे मेरे को लगता नहीं है इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिड रिगिंग वाला, फिर भी इंस्टीट्यूट का कुछ नहीं पता। अगला आता है वर्टिकल एग्रीमेंट। अब ये एग्रीमेंट ऐसा है कि हमारे साथ के लोगों के साथ नहीं कर रहे हम कंपटीशन, अपने से एक स्टेप ऊपर या एक स्टेप नीचे वाले लोगों के साथ, या जो मेरा कॉन्टैक्ट है मेरे साथ है वो, मतलब उनका मेरे साथ कोई भी वो नहीं है सिस्टम। पहले वाले में तो क्या था, सीमेंट वाले सारे मिल गए तो वो भी सीमेंट कंपटीटर है मेरा, मैं भी सीमेंट बेचता हूँ। इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें वर्टिकल एग्रीमेंट होता है। वर्टिकल एग्रीमेंट आगे देखना 5 टाइप आ रहे हैं, देखो। टाई अप इन एग्रीमेंट, एक्सक्लूसिव सप्लाई एग्रीमेंट, एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन, रिफ्यूजल टू रीसेल प्राइस मेंटेनर। ये कर तो मैं सकता हूँ, करना गलत नहीं है, कर तो मैं 5 सकता हूँ। गलत तब होंगे ये जब सेक्शन 19 सब सेक्शन 3 वाला ये यहाँ पे गड़बड़ होगी। अभी अपन ने पढ़े थे ना फैक्टर वाले 19(3) के, गड़बड़ वहाँ है, गड़बड़ यहाँ नहीं है। ये एग्रीमेंट तो मैं कर ही सकता हूँ। पहला एग्रीमेंट है टाई इन एग्रीमेंट। टाई अप एग्रीमेंट क्या होता है कि अगर मेरे ये प्रोडक्ट लोगे ना, मेरा प्रोडक्ट ए लेने के लिए आपको मेरा प्रोडक्ट बी खरीदना पड़ेगा, गुंडागर्दी थोड़ी है।
ऐसा आप किसी के साथ टाई अप एग्रीमेंट नहीं कर सकते कि अगर मेरा ये सब्जेक्ट लेना है ना तो आपको मेरा दूसरा सब्जेक्ट भी साथ ही खरीदना पड़ेगा, ये नहीं कर सकते आप टाई अप एग्रीमेंट। एक्सक्लूसिव सप्लाई एग्रीमेंट, मैं तो तेरे को ही बेचूंगा सिर्फ। includes any agreement restricting in any manner purchaser in course in trade for acquiring otherwise dealing in any goods other than those of the seller। ऐसे एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट कर लिया आपने। includes any agreement to limit, restrict, withhold, output, supply any goods, allocate any area, disposal, sale of the goods। refusal to deal, आपने ना आगे बेचने से उसको मना कर दिया, आपने उसके साथ डील नहीं करना। includes any agreement which restrict or likely to restrict by any method person to whom goods are sold, from whom goods are bought। रीसेल प्राइस मेंटेनेंस कर दिया, आपने पहले से ही उसको बोल दिया कि जो प्राइस पे मैं तेरे को कहूँगा ना उस प्राइस पे ही अपने सामान आके बेचना है, उससे कम का नहीं बेचना। जब तक मैं तेरे को कहूँ ना तब तक नहीं, तूने अपनी मर्जी से तो कम रेट पे बेचना ही नहीं है, पहले से ही फिक्स कर दिया प्राइस, इस प्राइस को तूने तोड़ना ही नहीं है। अब देखो वैसे मैं ये एग्रीमेंट लगा भी सकता हूँ क्योंकि मेरी वो बनी रहे, ऐसे तो मेरे ग्राहक ख़राब हो जाएंगे। मान लो मैंने आपको बोल दिया कि ऐसे है कि इसको 10,000 से कम का बेचना ही नहीं है, ये टायर है, तो ठीक है ये मैं एग्रीमेंट कर सकता हूँ, लेकिन ये एप्रीशिएबल एडवर्स इफेक्ट ना कर डालते हो मार्केट के अंदर। अगर एप्रीशिएबल एडवर्स इफेक्ट डालते हैं ना मार्केट में, गड़बड़ वहाँ हो जाएगी। लेकिन इसमें एग्जम्पशन है, अब मान लो मैंने किसी चीज़ का कॉपीराइट लिया हुआ है, पेटेंट लिया हुआ है, ट्रेडमार्क्स लिया हुआ है, तो वो थोड़ी आप मेरा यूज़ कर लोगे। अब आप प्यूमा के शूज़ थोड़ी बेचने शुरू कर दोगे, प्यूमा का साइन, नाइकी का साइन, आप ये स्केचर का साइन, आप अपने जूते पे स्केचर का साइन लगा के बेच दोगे तो वो तो पकड़ लेंगे आपको, तो वो तो मना किया होगा उन्होंने। कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क्स, डिज़ाइन, ये तो उन्होंने खरीद रखे हैं, ये तो है ही उनके, तो इसके लिए आप रोक लगा सकते हो सामने वाले बंदे को। ये देखो कह रहे हैं ना एडवर्स इफेक्ट आपका कंपटीशन ना विद इन इंडिया होना चाहिए, और एक्सपोर्ट को हम एंटी कम्पिटिटिव मानते ही नहीं है। एग्रीमेंट जो हमारे हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट होते हैं एंटर्ड बाय द पर्सनल एंटरप्राइजेस, इफ द एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू बाय वे ऑफ जॉइंट वेंचर इंक्रीज एफिशिएंसी। अगर आप कोई एसोसिएशन बना के अगर एग्रीमेंट कर रहे हो ना, एसोसिएशन बना रहे हो, वेलफेयर ट्रेड बढ़ाना चाहते हो, तो फिर वो एंटी कम्पिटिटिव थोड़ी ना होता है। और ओनर्स की बात कर रही है, ओनर्स डिफेंडेंट के ऊपर होता है, उसको प्रूफ करना पड़ेगा कि ये एंटी कम्पिटिटिव है, डिफेंडेंट पार्टी को करना पड़ेगा। ये बिड रेकिंग अपना सेम है, पढ़ लिया अपन ने।